चलेंगे बाबू। एक बार फिर आपका प्रजापति क्लासेस में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे बेटा हिंदी भाषा का इतिहास। आज क्लास संख्या कितनी है? 2। अब हम देखेंगे, सबसे पहले आपसे पूछा गया कि हिंदी किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी हिंदुस्तान का नारा किसने दिया? प्रताप नारायण मिश्र ने दिया। हिंदी हिंदुस्तान ये सब किस भाषा के शब्द हैं? फारसी भाषा के शब्द हैं। हिंदी का सबसे पहले, हिंदी का जो प्रयोग होता था किसके अर्थ में प्रयोग होता था? विशेषण के अर्थ में। लेकिन हिंदी का प्रयोग हिंदी भाषा के रूप में सबसे पहले किसने किया? शरफुद्दीन यज़दी ने। अपनी किस रचना में किया? जफरनामा में। जफरनामा कब लिखी गई? 1424 में। काम खत्म। हिंदी के लिए हिंदवी शब्द किसने दिया? अमीर खुसरो। हिंदी के लिए हिंदू शब्द किसने दिया? मैक्स मूलर, बाबर और गारसाद तासी। काम खत्म। उसके बाद बेटा हिंदी के क्रम में हम जानना चाहेंगे कि हिंदी की आदि जननी कौन है? संस्कृत है। हिंदी की आदि जननी संस्कृत, इसको आप जानेंगे। फिर उसके बाद संस्कृत के कालांतर में कितने भाग हो गए? 2। एक वैदिक संस्कृति और एक वैदिक संस्कृति जो वेदों की वाणी थी बेटा ना, वेदों की जो भाषा थी उसे वैदिक संस्कृति कहा गया। वैदिक संस्कृति की समय सीमा क्या थी? 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक। इसी को बेटा देववाणी, वेदवाणी, उसके बाद मूल भाषा, वेदों की भाषा आदि नाम से जाना गया। इसी भाषा में चारों वेद लिखे गए। चारों वेद लिखे गए, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद। पूछेगा यह वेद किस में लिखे गए? वैदिक भाषा में। ये मैंने पढ़ा दिया था। फिर एक बताया गया था चारों वेदों के लिए एक शब्द संहिता। चारों वेदों के लिए एक शब्द संहिता, याद रखेंगे ना। लेकिन जय संहिता किसे कहा गया? महाभारत को। याद है? अच्छा, यह जो भाषा थी बेटा किसकी भाषा थी बताइए? यह कंठस्थीकरण पर आधारित थी और यह शुद्ध उच्चारण पर आधारित थी। पूछेगा कौन सी भाषा कंठस्थीकरण पर और शुद्ध उच्चारण पर आधारित है? वैदिक भाषा। कहानी खत्म वैदिक भाषा की। फिर दूसरी भाषा हमने पढ़ा था लौकिक संस्कृति। लौकिक संस्कृति बेटा कब से कब तक रही? 500 घटा दिया, 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक लौकिक संस्कृति बेटा। लौकिक संस्कृति का दूसरा नाम क्या है बेटा? उत्तर संस्कृति और ब्राह्मण संस्कृति। यानी यह शिक्षित लोगों की, उच्च कुल लोगों की और ब्राह्मणों की बोली जाने वाली भाषा थी। लौकिक संस्कृति में वेद पुराण लिखे। लौकिक संस्कृति में बेटा क्या लिखे गए? रामायण, महाभारत, पुराण, फिर उपपुराण, वेदांत, ये सब लिखे गए ना। इतना बात मैंने पढ़ा दिया था ना। तो 2 भाषाएं हो चुकी थी। आज तीसरी चलेंगे बेटा। अगली क्लास के लिए चलेंगे तीसरी। तीसरी हेड डालेंगे बेटा पाली। क्रम आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले वैदिक, फिर लौकिक, फिर पाली। अभी याद करवा देंगे। ये भी लिखेंगे। प्रथम प्राकृत, इसे प्रथम प्राकृत, इसे प्रथम प्राकृत भी कहते हैं। इसे प्रथम प्राकृत भी कहते हैं। समय 500 ईसा पूर्व से लेकर के 0 ईस्वी तक। समय 500 ईसा पूर्व से लेकर 0 ईस्वी, 0 ईस्वी तक कोष्ठक में लिख देंगे बेटा प्रथम शताब्दी। प्रथम शताब्दी सब याद हो जाएगा, एक बार लिखेंगे प्रथम शताब्दी। इसका विकास उत्तर संस्कृति और लौकिक संस्कृति या ब्राह्मण, ऐसे लिखेंगे। इसका विकास उत्तर संस्कृति और लौकिक संस्कृति, इसका विकास उत्तर संस्कृत या लौकिक संस्कृत
या लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत से हुआ, लौकिक संस्कृत से हुआ। समझाते हैं बेटा क्या प्रश्न बनेगा। हुआ इसी भाषा में बौद्ध धर्म के लोगों ने, इसी भाषा में बौद्ध धर्म के लोगों ने, बौद्ध धर्म के लोगों ने बौद्ध धर्म के लोगों ने अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया, अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया, अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया। भारत की पहली देशी तथा जनभाषा, बहुत सुपर प्रश्न है। भारत की पहली देशी तथा जनभाषा, देशी तथा जनभाषा, भारत की पहली देशी तथा जनभाषा पाली भाषा है, पाली भाषा है। नोट, अशिक्षित आम जन के विचारों की भाषा, आम जन के विचारों की भाषा, आम जन के विचारों की भाषा लिखेंगे, आम जन के विचारों की भाषा या पूर्व रूप से जनता की भाषा, या पूर्व रूप से जनता की भाषा, पूर्व रूप से जनता की भाषा पाली है। कई प्रश्न बेटा, पाली है। लिख लेंगे, एक बार समझाते हैं इसको। बोले बाबू, ध्यान देंगे। आज हम लोग भाषा के क्रम में तीसरी भाषा पढ़ रहे हैं, पाली। पाली प्रथम प्राकृत, ये सबसे बड़ा प्रश्न है बेटा। किसे प्रथम प्राकृत कहा गया? तो किसे प्रथम प्राकृत कहा गया? पाली को। यह बात आप याद रख लेंगे, किसे प्रथम प्राकृत कहा गया? पाली को। और किसे द्वितीय प्राकृत या शुद्ध प्राकृत कहा गया? प्राकृत को। यही दोनों प्रश्न बार बार आपको फंसाएंगे, ध्यान देंगे। पाली प्रथम प्राकृत बेटा भी कहते हैं, समय 500 ईसा से लेकर के 0 ईस्वी तक, अर्थात प्रथम शताब्दी तक। ध्यान देंगे बाबू। देखो, इसके पहले जो दो था, एक कौन था? वैदिक, एक कौन था? लौकिक। 500 घटाते चले आए, अब कौन आ गया? पाल। तो है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक, फिर लौकिक 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक। अब पाली बेटा 500 ईसा पूर्व से लेकर के 0 ईस्वी तक, या कह सकते हैं बाबू प्रथम शताब्दी तक। याद देखो, डेट आपके लिए बड़ी मस्ट है बेटा, और इसका क्रम बहुत मस्ट है। ये भी द्वितीय नाम जो है, किसे प्रथम प्राकृत कहा गया?
पाली को प्रथम प्राकृत कहा गया। फिर क्या कहता है, इसका विकास उत्तर संस्कृत या लौकिक संस्कृत से हुआ। यही देखो, ये बताओ इसके पहले क्या है, वैदिक है कि लौकिक है? देखो बहुत कठिन भाषा थी वैदिक, वह सरल हुई तो लौकिक हुई, वह सरल होगी तो पाली होगी, वह सरल होगी तो प्राकृत होगी, वह सरल होगी तो अपभ्रंश होगी, वह सरल होगी तो अवहट होगी, वह सरल होगी तो, यही हम हिंदी का क्रम पढ़ रहे हैं। कब हिंदी आएगी यहीं तक हमें पहुंचना है। तो कहने का मतलब यही कि सरल होते चले गए। तो आप सोचो, पूछेगा कि पाली जो भाषा है वह किससे उसका रूप विकसित हुआ है बेटा, उत्तर संस्कृत से या लौकिक? प्रश्न मत याद कराओ, करे पहले वाला जे रही वही को होकर विकास कर, बात समझा ना। लेकिन हमने देखा अब यहां बुद्धि मत रहा कि लौकिक संस्कृति का विकास वैदिक संस्कृति से हुआ है, फंस जाएगा। संस्कृत के दो भाग हुए, एक वैदिक संस्कृति और एक, अब लौकिक संस्कृति से जिसका विकास हुआ उसको क्या बोला गया, पाल। अब ये मत सोचिएगा कि लौकिक संस्कृति वैदिक संस्कृति से निकली है, नहीं। संस्कृत के दो पार्ट हुए हैं, कौन कौन, वैदिक और लौकिक। तो कल मैंने वैदिक और लौकिक पढ़ा दिया। अब उसके बाद कौन आया, पाल। पाल किसका विकसित रूप है, हाँ, ओकरे ऊपर वाले का बताओ शुरू करा, फिर प्राकृत के कर विकसित हो जाए। अब यहां सीरीज चली तो हर कोनो दिक्कत ना। अच्छा, इसका विकास बेटा उत्तर संस्कृति या लौकिक संस्कृति या ब्राह्मण संस्कृति भी कह सकते हैं। फिर क्या कहता है, इसी भाषा में बौद्ध धर्म के लोगों ने अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया। बताओ, इतिहास में आप पढ़े होंगे, इसी भाषा में बौद्ध धर्म के लोगों ने अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया। मैं पूछूं कि बौद्ध धर्म के लोगों ने अपना प्रचार प्रसार किससे किया? सब जानते होंगे यार, पाली भाषा में। बौद्ध धर्म में कौन प्रसिद्ध, बताइए, नहीं कौन प्रसिद्ध थे? गौतम बुद्ध। तो बताओ, यही उपदेश देते पाली भाषा में ना। ऐसे समझ जाएंगे किस माने कौन सी भाषा बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध थी बेटा, तो पाली भाषा। भारत की पहली देसी तथा जन भाषा किसे कहा गया? देखो ये प्रश्न है, भारत की पहली तथा देसी जन भाषा क्या है, पाली भाषा। ये देखो प्रश्न बहुत बारीक आपके लिए है, भारत की पहली देसी तथा जन भाषा पाली भाषा है। यहाँ देखो, पाली पहली, पाल पहली, याद कर लेंगे। भारत की पहली देसी तथा जन भाषा पाली भाषा है। नोट, अशिक्षित आमजन के विचारों की भाषा या पूर्व रूप से जनता की भाषा कौन सी भाषा हुई है? याद करा, पूर्व रूप से जनता की भाषा कौन सी भाषा हुई? इतने प्रश्न है। अब ध्यान दें बेटा, हमें देखा तीसरे नंबर पर हमने किसको पढ़ा बेटा, पाली को। अब पाली का समय सीमा याद करेंगे, 500 ईसा पूर्व से लेकर के 0 ईस्वी तक या प्रथम शताब्दी तक। ध्यान दें, इसका विकास किससे हुआ? उत्तर नहीं, उत्तर या लौकिक या ब्राह्मण संस्कृति से। फिर बताया गया बेटा इसमें यह किसके माने किस भाषा में, पाली भाषा में किसने अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया? बौद्ध धर्म के। यह बात याद रखेंगे, आम जन लोगों की भाषा क्या है? पाली भाषा है, ध्यान देना। अच्छा, वह कौन सी भाषा है जिसमें बेटा आपके रामायण लिखे गए? लौकिक। लौकिक भाषा में लिखा गया प्रथम जो रामायण बेटा, और लौकिक भाषा का प्रथम महाकाव्य है ना। फिर बताता है बेटा कि भारत की पहली देसी तथा जन भाषा कौन है? पाल। इस पर विश्वास करो बेटा, भारत की पहली देसी तथा जन भाषा। या डायरेक्ट पूछेगा कि जन भाषा किसे कहा गया? वैदिक संस्कृति, लौकिक संस्कृति, पाल, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। तो जन भाषा का नाम किसको दिया गया? पाली भाषा को। यह याद करेंगे। कहता है अशिक्षित आमजन के विचारों की भाषा या पूर्व रूप से जनता की भाषा किसे कहा गया? पाली को। यानी पूर्व से, अच्छा वहां काल खेला जन भाषा ना आएगा तो जन, यह तो याद करा कि जन भाषा किसे कहा जाता है? पाली को। पाल की समय सीमा क्या है? यह तो ना तुम्हारे बदे बहुत मस्त है। जन भाषा। और बौद्ध धर्म का तो इतिहास में पढ़ने ही बाटा कि प्रचार प्रसार के लिए बौद्ध धर्म के लिए पाली भाषा का प्रयोग किया गया। और जनता की भाषा कौन सी भाषा कहलाई? पाली भाषा। अब ध्यान दें, एक बार पहले देखेंगे और कौन सा नंबर आ जाएगा? चौथा ना, देखा चौथे पे कौन आ जाएगा? प्राकृत। कोष्टक में लिखेंगे बेटा, इसी का नाम है द्वितीय प्राकृत या शुद्ध प्राकृत।
प्राकृत भाषा, इसी का नाम है द्वितीय प्राकृत। द्वितीय प्राकृत बहुत सुपर बेटा, भाई याद करा दे, शुद्ध प्राकृत, द्वितीय प्राकृत या शुद्ध प्राकृत लिखा बेटा। अब यहां से क्या प्रश्न बनेगा बाबू बताते हैं। प्राकृत भाषा, द्वितीय प्राकृत या शुद्ध प्राकृत लिखेंगे एक बार। समय 0 ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी तक, समय 0 ईस्वी से लेकर अब प्लस होता जाएगा ना 500 ईस्वी तक। ये प्रश्न यह लिखेंगे बेटा। पाली भाषा से प्राकृत भाषा का विकास हुआ, देख लिया ना। पाली भाषा से प्राकृत भाषा का विकास हुआ। पाली भाषा से प्राकृत भाषा का विकास हुआ। प्राकृत भाषा का अर्थ है स्वच्छंद या स्वतंत्र। प्राकृत भाषा का अर्थ है, प्राकृत भाषा का अर्थ है, भाषा का अर्थ है, प्राकृत भाषा का अर्थ है, लिखेंगे स्वच्छंद या स्वतंत्र। स्वच्छंद या स्वतंत्र, स्वच्छंद या स्वतंत्र। फिर लिखेंगे इस भाषा का प्रयोग समझाएंगे। इस भाषा का प्रयोग प्रत्येक वर्ग खुलकर किया, प्रत्येक वर्ग खुलकर किया। इस भाषा का प्रयोग प्रत्येक वर्ग खुलकर किया, चाहे वह शिक्षित हो या अशिक्षित हो, चाहे वह शिक्षित हो या अशिक्षित हो, शिक्षित हो अशिक्षित हो, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, पढ़ा लिखा हो, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़। कई प्रश्न बनेंगे बाबू, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़। प्राकृत भाषा में जैन धर्म के लोगों ने प्रचार प्रसार किया। प्राकृत भाषा में जैन धर्म के लोगों ने प्रचार प्रसार किया। जैन धर्म के लोगों ने प्रचार प्रसार किया। कितनी अच्छी बात है, लिखेंगे मलेच्छों की भाषा प्राकृत भाषा को कहा गया। मलेच्छों की भाषा, मलेच्छों की भाषा, मलेच्छों की भाषा प्राकृत भाषा को कहा गया। प्राकृत भाषा को कहा गया। मलेच्छों की भाषा प्राकृत भाषा को कहा गया। अच्छा, प्राकृत को द्वितीय प्राकृत या शुद्ध प्राकृत के नाम से भी जाना जाता है। ऊपर लिखे बेटा, एक बार लिख लेंगे। प्राकृत को, यही सबसे मस्ट प्रश्न अभी याद करा दें बेटा। प्राकृत को द्वितीय प्राकृत या शुद्ध प्राकृत के नाम से
द्वितीय प्राकृत या शुद्ध प्राकृत के नाम से, शुद्ध प्राकृत के नाम से भी जाना जाता है, जाना जाता है। अब प्रश्न आप बनाए कैसे बनेगा, से भी जाना जाता है। सीरीज अब तक पूछे जाने में सबसे हिट लिस्ट में बेटा, सीरीज सबको याद होना, पहले वैदिक संस्कृति, फिर लौकिक संस्कृति, फिर पाल, फिर बस यही फंस जाए भाई। ये जेके आई गल पाल प्राकृत आगे पीछे कह देने लड़का काम खत्म हो जाए। अभी आप नहीं करेंगे, अभी हम बता देते हैं, लिख लीजिए। किरण होश में आ जाइए। अच्छा चरत हो पूरा, ध्यान देंगे। चलिए बेटा समझाइएगा, कुछ नहीं देखना, ध्यान दो। सीरीज हमेशा बोलते रहो, सीरीज याद रहेगी 95% तो और काम होगा है ना। और बाकी ये तो जब कितना कठिन बनाएंगे तब हम यहाँ पर चलेंगे। पहले यह बताइए आप, पहले प आता है कि र आता है? सकना ना, अरे प फ ब भ म य र ल व सक। चलिए ये बताइए, पाली यही है ना, प्राकृत, तो प पहले वाला यहूं प पहले आयल हो। अब ध्यान दें, अब प पहले आयल हो, अब प यहूं पहले आयल, लेकिन एक बाद में का आयल हो? र। तो प कट गया, तो प पहले में आयल, तो पहले पा ली हो, फिर र कहाँ आयल हो? बाद में आयल है ना। तो पहले का रही? पाल, फिर का रही? प्राकृत। बस याद कर ला, पाल प्राकृत, पाल प्राकृत, यही जान जाएंगे, काम खत्म हो जाएगा। पहले का वैदिक संस्कृति, फिर का लौकिक संस्कृति, फिर का पाल, फिर अब तो दिक्कत ना हो, खाली पाल और प्राकृति। पहले प तब र, तो पाल फिर प्राकृत। अच्छा, वैदिक संस्कृति की समय सीमा क्या है? 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक। लौकिक संस्कृति की क्या है? 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक। फिर उसके बाद पाली का क्या है? 500 ईसा पूर्व से लेकर के 0 ईस्वी तक, 0 ईस्वी तक और प्रथम शताब्दी तक। फिर उसका पाल के बाद क्या आया? प्राकृत, 500 ईस्वी, 0 ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी तक। सीरीज याद हो गई, ध्यान देंगे। पाल प्राकृत का भ्रम दूर हो गया। समय 0 ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी तक ये आपको पता है। पाली भाषा से प्राकृत भाषा का विकास हुआ। एक प्रश्न देखो ना, है पूछी, प्राकृत भाषा का विकास हुआ। अब तो है 4 विकल्प दे दे, वो करे ऊपर वाला जस्ट चुन लिया। बात समझ गए ना? पाली भाषा से किसका विकास हुआ बेटा? प्राकृत भाषा का विकास हुआ। देखा मतलब करे पहले हुआ ना। फिर क्या कहा था? प्राकृत भाषा का अर्थ है स्वच्छंद या स्वतंत्र। अब प्रश्न पूछेगा किस भाषा का अर्थ होता है स्वच्छंद या स्वतंत्र? तो किसका अर्थ होता है बेटा? प्राकृत का। ठीक है, इस भाषा का प्रयोग प्रत्येक वर्ग खुलकर किया, चाहे वह बेटा शिक्षित हो चाहे अशिक्षित। तो पूछा गया प्रश्न था 2019 वाले में, हमको भी नहीं पता, तो उसमें पूछा अशिक्षितों की भाषा थी, नहीं अशिक्षितों की प्राकृत, और पाल जन भाषा थी ना। अभी घर पाल जन भाषा है, देखो नहीं, उसमें कहाँ लिखाया गया? शिक्षित और लोगों की, ब्राह्मण लोगों की, शिक्षित लोगों की लौकिक है। जन भाषा जब पूछेगा तब पाली बताना है। अशिक्षित उसमें पाल में लिखा है। अच्छा, माने शिक्षित और अशिक्षित दोनों की। अच्छा, उसमें लिखवाया गया है ना, सही कर रहे हैं, ध्यान देंगे। हाँ, वहां पर ध्यान गलत रहा थोड़ा से, एक बार लिखवाया कि नहीं उसमें वाले में। अच्छा, अशिक्षित आम जन के विचारों की भाषा या पूर्ण रूप से जनता की भाषा न, सही सही सही। अच्छा ध्यान देंगे बेटा,
यहाँ पे यह लिखा गया है कि इस भाषा का प्रयोग प्रत्येक वर्ग खुलकर किया। अच्छा, चाहे वह शिक्षित हो या अशिक्षित। तो पूछेगा शिक्षितों और अशिक्षितों दोनों की भाषा कौन कहलाई बेटा? हाँ, ये प्रश्न सही है बेटा। चाहे वह शिक्षित हो चाहे अशिक्षित हो, पढ़ा लिखा या अनपढ़ हो, उसकी भाषा क्या थी? प्राकृत, यानी सब बोल लेते थे बेटा, ऐसा बताया गया। प्राकृत भाषा में जैन धर्म के लोगों ने प्रचार प्रसार किया। देखो ये प्रश्न है कि प्राकृत भाषा में किस धर्म के लोगों ने प्रचार प्रसार किया? जैन। और जबकि पाली भाषा में बौद्ध धर्म के लोगों ने, यह आप याद रखें। मलेच्छों की भाषा क्या थी बेटा? प्राकृत भाषा थी। मलेच्छों की भाषा क्या थी? प्राकृत भाषा थी। प्राकृत को द्वितीय प्राकृत, शुद्ध प्राकृत के नाम से भी जाना जाता है। वनडे एग्जाम के लिए इतना ही बहुत मस्ट है, उसकी समय सीमा और किसे शुद्ध प्राकृत कहा गया बेटा, किसे द्वितीय प्राकृत कहा गया। लेकिन प्रथम प्राकृत, अब वहां यहां देखो प्राकृत लिखा गया है, अब बच्चे फंस जाएंगे प्रथम प्राकृत इसी को कहने लगेंगे। तो यहां पर बेटा प्राकृत भाषा द्वितीय प्राकृत या शुद्ध प्राकृत को कहा गया। द्वितीय प्राकृत या शुद्ध प्राकृत को कहा गया, इतने जानिए, ये आपके लिए बहुत मस्त है। प्राकृत भाषा को द्वितीय प्राकृत या शुद्ध प्राकृत। और इसकी समय सीमा क्या है? 0 ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी तक। और यह शिक्षितों की और अशिक्षितों की भाषा थी। इस भाषा में किस धर्म के लोगों ने प्रचार प्रसार किया? जैन धर्म के लोगों ने। और फिर जो यह था बेटा, मलेच्छों की भाषा कौन थी बेटा? हाँ, अरे भाई इतिहास आप पढ़ेंगे तो बताया गया ना। इतिहास वाले सर से पूछेंगे आप कि मलेच्छ किसे कहा गया? नहीं, मलिच्छ नहीं बेटा, मलेच्छों की भाषा थी ना। हाँ, वर्ग के थे। प्राकृत के द्वितीय प्राकृत का प्राकृत को ही द्वितीय प्राकृत या बेटा शुद्ध प्राकृत के नाम से भी जाना जाता है। इतना है ही वाला जरूर याद करा कि किसे द्वितीय प्राकृत और शुद्ध प्राकृत के नाम से जाना गया। सीरीज में पहले सीरीज में क्या आएगा? वैदिक संस्कृति, दूसरे में लौकिक, तीसरे में पाली, चौथे में किसे प्रथम प्राकृत कहा गया? पाली को किसे शुद्ध प्राकृत कहा गया? प्राकृत को किसे द्वितीय प्राकृत कहा गया? जनमानस लोगों की भाषा क्या है? पाली। शिक्षितों की भाषा क्या है? लौकिक। अशिक्षितों की भाषा क्या है? पाली। अशिक्षित और अशिक्षितों की भाषा क्या है? वह कौन सी भाषा जो कंठस्थीकरण पर आधारित है? सब प्रश्न अलग अलग, समझे ना। और किस भाषा में बौद्ध धर्म के लोगों ने प्रचार प्रसार किया? किस भाषा में जैन धर्म के लोगों ने प्रसार किया? प्राकृत। कौन सी भाषा की समय सीमा 500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व से लेकर के 0 ईस्वी तक थी? हाँ, डेट जरूर याद करा, बस यहां तक आपका बहुत मस्त रहेगा। चलेंगे हम लोग आगे। अब कौन सी आएगी? हाँ, यही देखो, रीढ़ की हड्डी बेटा। इसको जरा ध्यान पूर्वक देखेंगे आप लोग। किस नंबर पर है? 5वें नंबर पर। जरा इसको लिखिए, बहुत सारे प्रश्न हैं, एक ही बोर्ड में आ जाएगा तो समझाने में अच्छा होगा। अपभ्रंश, जरा इसको लिखेंगे भाई। यही से एक दीपक प्रश्न पूछा था, हम बताते हैं। देखो जरा पहले इसके बारे में लिखेंगे। इसे तृतीय प्राकृत के नाम से जाना जाता है। लिखिए बेटा, इसे तृतीय प्राकृत के नाम से, यही सबसे बड़ा प्रश्न है बेटा, नाम से भी जाना जाता है। अभी याद करवाएंगे इसको, बहुत मस्त है बेटा। फिर लिखेंगे जाना जाता है। अच्छा, समय सीमा 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक। इसकी समय सीमा 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक। इसकी समय सीमा 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक प्राकृत भाषा से अपभ्रंश भाषा का विकास हुआ। देख लिया ना, ऋण की हड्डियां पकड़ लिए हैं बेटा। प्राकृत भाषा से
अपभ्रंश भाषा का, ये प्रश्न समझ पा रहे हैं ना बेटा? अपभ्रंश भाषा का विकास हुआ। आज टेस्ट देखे कि बेटा रस का हो, हाँ 35 क्वेश्चन हो, 35 को 35 सही हो लायक हो, चलेंगे बेटा। प्राकृत भाषा से अपभ्रंश भाषा का विकास हुआ। अपभ्रंश भाषा को भ्रष्ट बिगड़ी हुई, अपभ्रंश भाषा को, अपभ्रंश भाषा को लिखेंगे, अपभ्रंश भाषा को भ्रष्ट बिगड़ी हुई, भ्रष्ट बिगड़ी हुई, भ्रष्ट बिगड़ी हुई या ऐसी भाषा कहा जाता है जो, या ऐसी भाषा कहा जाता है, कहा जाता है, ऐसी भाषा कहा जाता है जो, ऐसी भाषा कहा जाता है जो बिना नियम के चलती है, जो बिना नियम के चलती है। पूछेगा ना वह कौन सी भाषा जो बिना नियम के चलती, तो कौन हो जाएगी? अपभ्रंश। सब चीजें यही प्रश्न है बीच बीच में बेटा, चलती है। अपभ्रंश का उपनाम अवहट्ट या अवहत्था है। अपभ्रंश का, अपभ्रंश का लिखेंगे, अपभ्रंश का उपनाम, उपनाम, अपभ्रंश का उपनाम अवहट्ट, अवहट्ट या अविहत्था है। समझाएंगे। अवहट्ट कोई भाषा नहीं थी, अवहट्ट कोई भाषा नहीं थी। अब इनका इतिहास शुरू होता है। भाषा, अवहट्ट कोई भाषा नहीं थी, अवहट्ट कोई भाषा नहीं थी। लिखेंगे पुरानी हिंदी के आरंभिक रूप को, पुरानी हिंदी के आरंभिक पुरानी हिंदी के आरंभिक रूप को, पुरानी हिंदी के आरंभिक रूप को अब्दुर रहमान ने, अब्दुर रहमान अब्दुर, इसको ऐसे लिख देंगे रहमान, अब्दुर रहमान, अब्दुर रहमान ने सबसे पहले, अब्दुर रहमान ने सबसे पहले अब्दुर रहमान ने सबसे पहले एक और रहेगा अब्दुर रहमान, जरा इसको नहीं ऐसे रहेगा बेटा, अब्दुर फिर एक रहेगा ना और ऐसे सही अशुद्ध, अब्दुर रहमान, अब्दुर रहमान ने, शुद्ध कर लेंगे बेटा, अब्दुर रहमान ने सबसे पहले अवहट्ट कहा, सबसे पहले अवहट्ट कहा, अवहट्ट कहा। अवहट्ट को चंद्र शर्मा गुलेरी ने, सब अभी याद हो जाएगा बेटा, अवहट्ट को चंद्रधर शर्मा
शर्मा गुलेरी ने चंद्र शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी कहा। पुरानी हिंदी कहा। पुरानी हिंदी कहा। अवहट्ट को अवहट्ट को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने प्राकृताभास कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्राकृताभास कहा। प्राकृताभास कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्राकृताभास कहा। लिखा। अभी एक बोर्ड और चलेगा तब समझाते हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं। अवहट्ट को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्राकृताभास कहा। आचार्य हो गया, नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। अच्छा, अवहट्ट को विद्यापति ने विद्यापति ने देसिल बैना कहा। देसिल बैना कहा। देसिल बैना सब जग मिठा है ना, कहा। जो जब हम हट्टा करके से है ना पंक्ति इनकी, बैना कहा। भोला शंकर व्यास ने पुरानी हिंदी को पुरानी हिंदी को भोला शंकर व्यास ने पुरानी हिंदी को अवहट्ट कहा। अवहट्ट कहा। पुरानी हिंदी को अवहट्ट कहा। अपभ्रंश में 8 स्वर थे। अपभ्रंश में पूछा गया प्रश्न बेटा, अपभ्रंश में 8 स्वर थे। अपभ्रंश में 8 स्वर थे। अ आ इ ई उ ऊ ए ओ। अ आ इ ई उ ऊ ए ओ। ए ओ। अपभ्रंश में अढ़ नहीं थे। अब तक का सबसे सुपर प्रश्न बेटा, अपभ्रंश में अढ़ द्विगुणी ना, द्विगुणी अढ़ नहीं थे। अढ़ नहीं थे। इनका विकास आदिकाल में हुआ। इनका विकास आदिकाल में हुआ। इनका विकास आदिकाल में हुआ। फिर लिखेंगे इतना आप समझा लें। फिर एक पार्ट और आएगा, वो बहुत सुपर हो जाएगा। है पूछा था बेटा, अपभ्रंश में स्वरों की संख्या कितनी है? ये वनडे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, वनडे एग्जाम के लिए। दीपांकर जी ज़्यादा ना सोचे बेटा, यहीं पर रहें, सीख जाएंगे। हाँ हाँ दे चल गई ना। हाँ बाबू, सबसे पहले क्या आया? वैदिक संस्कृति।
फिर लौकिक, फिर पाल, फिर अपभ्रंश। अपभ्रंश हम पढ़ रहे हैं। शुद्ध प्राकृत किसे कहा गया? प्राकृत को। द्वितीय प्राकृत किसे कहा गया? प्रथम प्राकृत किसे कहा गया? इतना बात याद रखिए जरूर, यही प्रश्न है आपके। अपभ्रंश, इसे तृतीय प्राकृत के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान दें, हेकर मुहवा 5 की नाह की 3 की नाह? बस अपभ्रंश को देखा 3 है ना। ये पूछी किसे तृतीय प्राकृत के नाम से जाना गया? अपभ्रंश को तृतीय प्राकृत के नाम से। प्राकृत वाला काम खत्म होगा। हाँ, एक कैसे पकड़ ले कि सर जी यहाँ देखा 3 की ना हो लिखल, ये 3 की ना लिखल है तो तुरंत जान जा कि 3 की ना लिखल है तो यह हो। बात समझ पाए बाबू कि आप किसे तृतीय प्राकृत के नाम से जाना गया? तो अपभ्रंश को तृतीय प्राकृत के नाम से जाना गया। कहता उनका मुँह 3 की ना हो न। शुद्ध प्राकृत और द्वितीय प्राकृत प्राकृत को, और प्रथम प्राकृत पाली को। ये प्रश्न बार बार बनते हैं। अच्छा, इसकी समय सीमा 500 ईस्वी से लेकर के अब 500 प्लस करते जा रहे हैं। ईस्वी की तरफ चलेंगे तो प्लस हो जाएगा, और जब तक ईसा पूर्व रहेंगे माइनस होता रहेगा। प्राकृत भाषा से अपभ्रंश भाषा का विकास हुआ। सीढ़ी वाइज आ रहे हैं कि नहीं? प्रश्न बनाएगा तो आप समझ नहीं पाएंगे क्या कहना चाह रहा है। तो आप सीरीज पकड़ लो, कौन किसका विकास हो उसके ऊपर वाले को पकड़ लो आपने। तो पूछेगा अपभ्रंश का विकास किस भाषा से हुआ? पाल से, प्राकृत से, लौकिक से, वैदिक से। तो फंस जाएगा। अपभ्रंश भाषा को भ्रष्ट, बिगड़ी हुई या ऐसी भाषा कहा जाता है जो बिना, तो पूछेगा किस भाषा में नियम का ध्यान नहीं दिया गया? अपभ्रंश। कहना तो कुछ भ्रम में पड़ गई ना। अपभ्रंश, भ्रंश है ना, कहता है कुल भ्रम में पड़ गई ना। कहने का बल कहना अपभ्रंश भाषा एक ऐसी भाषा है जिसे भ्रष्ट भाषा, बिगड़ी हुई भाषा या ऐसी भाषा कहा जाता है जो बिना नियम के चलती है। अब ये प्रश्न बन जाएगा जो बिना नियम। शिक्षित और शिक्षितों की भाषा प्राकृत, और शिक्षितों की भाषा, शिक्षितों की भाषा लौकिक, और जनमानस की भाषा पाल। और कौन सी भाषा कंठस्थीकरण पर आधारित है? शुद्ध उच्चारण पर आधारित है? वैदिक। कंफर्म है, ध्यान देंगे। अच्छा, वह कौन सी भाषा है जो अपभ्रंश भाषा को क्या कहा गया? भ्रष्ट, बिगड़ी हुई या ऐसी भाषा कहा गया जो बिना नियम के चलती। यही बात बेटा याद रखिएगा। अपभ्रंश का उपनाम अवहट या अविहत्या है। तो कहेंगे किसे बेटा अवहट कहा गया? अवहट क्या कहा गया? अपभ्रंश का ही उपनाम क्या कहलाया? अवहट कहलाया। अवहट कोई भाषा नहीं है, इसको भाषा का दर्जा नहीं दिया गया। बस ये जानेंगे अवहट कोई भाषा नहीं है। हाँ, अब यही देखो एक चीज याद करो। पुरानी हिंदी को आरंभिक रूप, पुरानी हिंदी के आरंभिक रूप को अब्दुल रहमान ने क्या कहा? सबसे पहले अवहट कहा। ये बात याद रखेंगे। पुरानी हिंदी को, हिंदी के आरंभिक रूप को सबसे पहले किसने अवहट कहा? तो किसने कहा बेटा? अब्दुल रहमान। माने हट रह दे मान जो, हट रह दे मान जो, हट रह दे मान जो। तो सबसे पहले किसने अवहट कहा बेटा? अब्दुल रहमान। हट रह दे मान जो, ऐसे आप कर लेंगे बेटा ने। पुरानी हिंदी के आरंभिक रूप को अब्दुल रहमान ने सबसे पहले क्या कहा? अवहट कहा। हट रह दे मान जो। तो अवहट किसने कहा बेटा? रहमान। अवहट को चंद्र शर्मा गुलेरी ने क्या कहा? पुरानी हिंदी कहा। अवहट को चंद्र शर्मा गुलेरी ने क्या कहा? पुरानी हिंदी। बताओ, पुराने समय हम लोग क्या खेलते थे? गुल्ली डंडा। पुराने समय हम लोग क्या खेलते थे? गुल्ली डंडा। अवहट को किसने पुरानी हिंदी कहा? तो अवहट को चंद्र शर्मा गुलेरी ने क्या कहा? पुरानी हिंदी। अवहट को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा? यही पूछा था बेटा बाबू, यही पूछा था किसने अवहट को प्राकृताभास कहा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। फिर आगे चलेंगे, एक आग याद करना पड़ेगा। आगे चलेंगे, फिर यह क्या है? अवहट को विद्यापति ने क्या कहा बेटा? देसील बैना। ये बताओ बैना क्या चीज होता है? ना कभी बैना बांटे के बैना, अरे बांटे वाला ना वाला मिठैया जैसन बटाले। तो बताओ विद्या कौन चीज है? बांटे वाली चीज है। ये बहुत सुपर प्रश्न है कि किसने अवहट को देसील बैना कहा? तो अवहट को देसील बैना कहने वाले कौन है? विद्यापति। अब विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा गया। ये बात आप याद रखेंगे, मैथिल कोकिल के नाम से किसी जान विद्यापति क्यों ना। अब विद्यापति का जन्म कब हुआ था? 1350
50। हाँ चलिए, भोला शंकर व्यास ने पुरानी हिंदी को क्या कहा? अवहट कहा। कम इंपॉर्टेंट है। हाँ ये देखो वनडे एग्जाम के लिए बहुत सुपर है। अपभ्रंश में स्वरों की संख्या कुल कितनी है? एक एकदम बेटा माइंड में रख लिया। अपभ्रंश में स्वरों की संख्या 8 है एकदम। अच्छा कौन कौन से स्वर पूछेगा? अपभ्रंश में कौन सा स्वर नहीं है? तो अभी कितने बचे? 8 3 11। कौन कौन बचे? कौन कौन नहीं है? आए, आओ, री। देखो ये भी बना सकता है। तो 8 है बेटा। आ ई उ यहां तक चलेंगे। री नहीं है, फिर ए है, आय नहीं है, ओ है, और नहीं है। इतना जरूर जानिए बेटा। अगर ज्यादा नहीं जान पाते तो ये जरूर जानिएगा बाबू कि 8 स्वर होते हैं अपभ्रंश में। अच्छा अपभ्रंश में द्विगुणी नहीं थे, इनका विकास कब हुआ? आदिकाल में हुआ। तो पूछेगा कि अपभ्रंश में जो अपभ्रंश में द्विगुणियों का विकास हुआ था या नहीं हुआ था, जो भी प्रश्न बनाएगा जिसको आप जानेंगे बेटा इनका विकास नहीं हुआ। तो ध्यान देंगे अपभ्रंश के बारे में सबसे बड़ा प्रश्न क्या बनेगा? इससे तृतीय प्राकृत के नाम से जाना गया। तो 3 बदले लेंगे ना बदले। समय सीमा क्या है? 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक। यह बाबू बिगड़ी हुई बिना नियम की भ्रष्ट भाषा के नाम से भी जाने। इसका विकास किससे हुआ? प्राकृत से हुआ, है ना? है ना? है कि नहीं है? अवहट कोई भाषा नहीं थी। अब अब्दुल रहमान ने पुरानी हिंदी को सबसे पहले क्या कहा? अवहट कहा। चंद्र शर्मा गुलेरी ने क्या कहा? पुरानी हिंदी कहा। प्राकृताभास किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इतना बात जरूर याद रखिए, आचार्य राम शुक्ल वाली। फिर उसके बाद किसने अवहट को देशील बैना कहा? विद्यापति। हमने क्या कहा? विद्या एक ऐसी चीज जो बांटिए आप। देशील बैना सब जग मिठा, जो जपऊं अवहट्ठा करके मैथिलीशरण गुप्त का अरे उनका विद्यापति की पंक्ति है। भोला शंकर व्यास ने पुरानी हिंदी को अवहट्ठ का, नहीं याद रहेगा चलेगा। यह बेटा अपभ्रंश में कुल कितने स्वर हैं? 8 स्वर हैं। यह बात है, अपभ्रंश में स्वरों की संख्या 8 है, यह याद रखेंगे बाबू। फिर उसके बाद आपके लिए प्रश्न है कि कौन कौन से आ ई उ लगातार चलेंगे, री को छोड़ देंगे, ए और ओ। फिर उसके बाद अपभ्रंश में द्विगुणी नहीं थे, इनका विकास, है ना? इनका विकास कब हुआ बेटा? चलेंगे थोड़ा सा और बचा, ये समाप्त हो जाएंगे। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने, बहुत बड़े व्याकरणाचार्य थे, बस डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने बने रहेंगे बेटा, 1 मिनट देखेंगे। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। 1944 में बेटा, चोटी की पकड़। आ गया। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने, लिखेंगे डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने अपभ्रंश के 7 भेद बताए हैं। कहानी ये शुरू होती है। अपभ्रंश के 7 भेद बताए हैं। 7 भेद बताए हैं। अपभ्रंश आगे चलकर 7 भागों में बट गया। अपभ्रंश आगे चलकर 7 भागों में बट गया।
यही याद करना। नंबर 1 मागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश। नंबर 1 मागधी अपभ्रंश। नंबर 2 अर्ध मागधी अपभ्रंश। अर्ध मागधी अपभ्रंश, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश, खस अपभ्रंश, खस अपभ्रंश, मजा आएगी। नंबर 6 खस अपभ्रंश, पैसाची अपभ्रंश, पैसाची अपभ्रंश, पैसाची अपभ्रंश, ब्राचड़ अपभ्रंश, ब्राचड़ अपभ्रंश, ब्राचड़ अपभ्रंश। सेकेंड में याद कराएंगे। विशेष लिखेंगे, अधिकांश विद्वानों ने, यहां लिख देंगे विशेष, विशेष, अधिकांश, अधिकांश विद्वानों ने, अधिकांश विद्वानों ने पांच ही भाग माना है। पांच ही भाग माना है। अधिकांश विद्वान ने पांच ही भाग माना। खस और ब्राचड़ को स्वीकार नहीं किया। खस और ब्राचड़ को स्वीकार नहीं किया, स्वीकार नहीं किया। खस और ब्राचड़ को स्वीकार नहीं किया। अब मजा आएगा। यहां तो लिखिए, सब चीजें याद हो जाएंगी। रक्त लोचन किसका पर्यायवाची है? कहानी पूछो ना बता पे, आज मान लो बताया लगो। भेंक किसका पर्यायवाची है? मेढक का। वर्षाभू मेढक का। मंडूक मेढक का। अब मेढक लिखल कैसे जाला? बताइए, ये वाला सही बता। मेढक, मेढक, और तो मेढक हो जाए। हाँ, और नींबू, नींबू, नो नींबू, नींबू। पूछा गया शुद्ध शुद्ध में है। समझाएं बाबू। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने अपभ्रंश के कितने भेद माने हैं? 7। नाम देकर पूछेगा, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार अपभ्रंश की संख्या कितनी है बेटा? भेद कितने हैं? 7। कौन कौन है? 7 पढ़ना है आपको। देखो, मागधी अपभ्रंश, उसी में जोड़ दीजिएगा। अर्ध मागधी अपभ्रंश, फिर महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, फिर सौरसेनी अपभ्रंश, फिर खस अपभ्रंश, फिर पैसाची अपभ्रंश, फिर ब्राचड़ अपभ्रंश। अगर विकल्प में 7 ना हो तो आप घबराइए नहीं। अधिकांश विद्वानों ने 5 ही भाग माना है। किसको नहीं माना था? खस और ब्राचड़ को। देखो, खस और
ब्राचर को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। पूछेगा बेटा भोलानाथ तिवारी के अनुसार अपभ्रंश के कितने भाग हुए, भेद कितने हुए, 7। नंबर 1 मागधी अपभ्रंश, जोड़ दिया, फिर महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, फिर सौरसेनी अपभ्रंश, फिर खस अपभ्रंश, फिर पैसाची, फिर ब्राचर। ये 7 हैं भोलानाथ तिवारी। लेकिन अधिकांश विद्वान कितने माने हैं, 5। किसको स्वीकार नहीं किए, खस और हो गया बेटा। हिंदी किस भाषा का शब्द है, फारसी। हिंदी हिंदुस्तान का नारा किसने दिया, प्रताप नारायण मिश्र। अब हिंदी का सबसे पहले प्रयोग किसके रूप में हुआ, विशेषण के रूप में। हिंदी का प्रयोग हिंदी भाषा के रूप में किसने किया, शरफुद्दीन यज़दी। अपनी किस रचना में, जफरनामा कब लिखी गई, 1424। अब हिंदी को किसने हिंदवी कहा, अमीर खुसरो। हिंदी को किसने हिंदू कहा, बाबर, मैक्स मूलर और गारसाद तासी। गारसाद तासी का एक इतिहास, प्रसिद्ध इतिहास है, इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी। फिर पूछेगा बेटा कालांतर में संस्कृत के कितने भाग हुए, 2। वैदिक संस्कृति और वैदिक संस्कृति में वेद लिखे गए बेटा, वेद लिखे गए, 4 वेद लिखे गए। इसी को देववाणी, वेदवाणी, आर्यों की भाषा, मूल भाषा के नाम से जाना गया। यह भाषा शुद्धिकरण पर, कंठस्थीकरण पर, उच्चारण शुद्धि पर विशेष रूप से ध्यान देती थी। काम खत्म। लौकिक संस्कृति का समय सीमा क्या थी बेटा, वैदिक संस्कृति का क्या था, 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक। लौकिक का क्या था, 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक। लौकिक, इसका विकास बेटा किससे हुआ, संस्कृत से हुआ। हाँ, संस्कृत से, संस्कृत 2 चीजें हैं ना। अब फिर पूछेगा लौकिक में लिखे गए ग्रंथ, रामायण, महाभारत, पुराण, उपनिषद, वेदांत, है ना, उपपुराण, ये सब लिखे गए ना। अच्छा बाबू, सबसे लोकप्रिय ग्रंथ जो लिखा गया लौकिक में कौन था, पहला ग्रंथ रामायण लिखा गया ना। रामायण में कुल कितने कांड है, 8। रामायण किसने लिखा, आदिकवि वाल्मीकि। महाभारत किसने लिखा, वेद व्यास। अच्छा, महाभारत को किस नाम से जाना गया, जय संहिता। और 4 वेदों के लिए एक शब्द क्या है, संहिता। काम खत्म। अच्छा, यह जो थी बेटा पढ़े लिखे लोगों की, शिक्षित वर्गों की, ब्राह्मण की, विद्वानों की भाषा थी कौन, लौकिक भाषा। फिर तीसरे नंबर पर क्या आई, पाल। पाल को बेटा किस नाम से जाना गया, प्रथम प्राकृत। अब पाल की समय सीमा क्या है, 500 ईसा पूर्व से लेकर के 0 ईस्वी तक। और यह बेटा जनमानस की भाषा है। इसी भाषा में बौद्ध धर्म के लोगों ने अपना क्या किया, प्रचार प्रसार किया, यह जानेंगे पाली भाषा के रूप में। फिर उसके बाद आपने क्या पढ़ा, प्राकृत। प्राकृत को ही क्या कहा गया, शुद्ध प्राकृत। द्वितीय प्राकृत कहा गया। इसका विकास किससे हुआ, पाली से हुआ। यह जानेंगे प्राकृत वाली भाषा को क्या कहा गया, बताओ, द्वितीय प्राकृत। इसको माने अनपढ़ भी और पढ़े लिखे शिक्षित दोनों बोलते थे। और वह जनमानस की भाषा क्या थी, पाली थी। फिर उसके बाद आपने पढ़ा बेटा अपभ्रंश, तृतीय प्राकृत। यही सबसे बड़ा प्रश्न है ना। और कब से कब तक था अपभ्रंश, 500 से लेकर के 1000 ईस्वी तक, 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक अपभ्रंश। अब अपभ्रंश को क्या कहा गया, बिगड़ी हुई, बिना नियम पर चलने वाली भाषा। इसमें स्वरों की संख्या कितनी थी, 8। आ इ ई उ ऊ ए ओ, याद रखें। इसमें द्विगुणी का प्रयोग नहीं था। द्विगुणी का प्रयोग आधुनिक काल में हुआ। अपभ्रंश को भोलानाथ तिवारी, अच्छा अपभ्रंश को सबसे पहले अवहट किसने कहा, अब्दुल रहमान। फिर देसिल बैना किसने कहा, विद्यापति। प्राकृताभास किसने कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चंद्र शर्मा गुलेरी ने क्या कहा, पुरानी हिंदी का। काम खत्म। फिर पूछा बेटा इसमें अपभ्रंश को भोलानाथ तिवारी ने कितने भेद बताए, 7। कौन कौन, मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, फिर महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश, खस अपभ्रंश, ब्राचर अपभ्रंश, पैसाची अपभ्रंश। अधिकांश विद्वान अपभ्रंश के कितने भेद मानते हैं, किसको नहीं माने, खस और ब्राचर को। ठीक, पॉइंट डाल के छोड़ देंगे। अपभ्रंश के विस्तृत रूप, अपभ्रंश के विस्तृत रूप। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। देखो सब याद हो गया।
आप कंसंट्रेट होके पढ़ेंगे, बाबू सब बोलेंगे। एक बार अपने विचार में भी आप बोल सकते हैं खटाखट आपने क्या पढ़ा है। ठीक।